दिन था 11 नवंबर 2013 का और सुबह के 9:50 हुए थे। एक बाइकर मोहावी डेजर्ट में थका हारा अपनी बाइक चला रहा था। तभी वो अपनी बाइक रोककर पानी पीता है और पानी पीते पीते उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर गई जिसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने तभी पुलिस को कॉल किया और इस बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो गई और पुलिस ने सीधा FBI को फ़ोन मिलाया और उन्हें इस बारे में सारी बातें बताई और FBI मोहावी डेजर्ट में पहुंच जाती है और वहां पर जांच शुरू हो जाती है। तो ऐसा उस आदमी ने क्या देखा था कि उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने FBI को बुलाना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक क्राइम वीडियो लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। This case is unique. I've never seen anything like it. They just literally disappeared and nobody noticed for days. कहानी की शुरुआत दिसंबर 2009 से होती है। एक फैमिली जिसमें 4 लोग रहा करते, जोसेफ मेस्टे, उसकी पत्नी समर और उनके 2 बच्चे। ये चारों कैलिफोर्निया में रहा करते। जोसेफ का वाटर फाउंटेन का एक बहुत बड़ा बिजनेस था और उसकी पत्नी रियल एस्टेट का काम किया करती। इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। ये एक बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। ये सोचते हैं कि कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए वो कैलिफोर्निया को छोड़कर फॉलब्रुक में जाकर बस जाएं। फॉलब्रुक एक ऐसी जगह है जहां पर चारों तरफ शांति थी और वहां पर बहुत ही ज्यादा हरियाली भी थी। वो लोग वहां पर अपना एक ड्रीम घर बनाते हैं और वहां पर रहने के लिए चले जाते हैं। वहां पर वो अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहे थे। इस फैमिली के नए घर में शिफ्ट होने के 2-4 महीने बाद ही दिन आता है 4 फरवरी 2010 का। उस दिन समर घर पे ही थी। उसे घर पर कुछ काम करने थे और उनके दोनों बच्चे भी घर पर ही थे। लेकिन शाम को जोसेफ को मीटिंग के लिए कैलिफोर्निया जाना था, जो वहां से 40 से 45 मिनट की दूरी पर था। वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और वहां पर उसकी मीटिंग चार्ल्स मार्टिन से थी, जो कि उसका बिजनेस पार्टनर था। मीटिंग खत्म होने के बाद जोसेफ अपने घर वापस आ जाता है और उससे अगले दिन यानी कि 5 फरवरी 2010 को जोसेफ के पिता पैट्रिक जोसेफ को फोन करते हैं, लेकिन जोसेफ फोन नहीं उठाता। शाम को भी जोसेफ के पिता पैट्रिक जोसेफ को दोबारा से फोन करते हैं, लेकिन जोसेफ दोबारा से फिर कॉल नहीं उठाता। फिर पैट्रिक ने सोचा कि जोसेफ किसी काम में बिजी होगा, क्योंकि जोसेफ जब बिजी हुआ करता वो किसी का फोन नहीं उठाया करता, लेकिन बाद में वो बैक कॉल करके बता दिया करता। फिर 6 फरवरी को पैट्रिक को कुछ काम हो गया, उन्होंने जोसेफ को कॉल नहीं किया। लेकिन उससे अगले दिन यानी कि 7 फरवरी को जोसेफ के पिता यानी कि पैट्रिक ने दोबारा से कॉल किया। उस दिन भी जोसेफ ने उनके कॉल को नहीं उठाया, तो उनको अपने बेटे की चिंता होने लगी। लेकिन जोसेफ के पिता पैट्रिक और जोसेफ की माँ आपस में बात करते हैं कि उनका बेटा ऐसा कभी नहीं करता कि वो उनसे बात ना करे। हालांकि वो 1 या 2 दिन में उनसे बात किया करता, लेकिन अब की बार तो काफी दिन हो गए थे, उसकी कॉल नहीं आई। और मामला तो तब बिगड़ जाता है जब पैट्रिक के छोटे बेटे माइकल की कॉल उन्हें आती है और वो बताता है कि जोसेफ के बिजनेस पार्टनर चार्ल्स का उसे फोन आया था और उसने बताया कि उसकी जोसेफ से 5 दिन से कोई बात नहीं हुई है और वो उसका कॉल भी नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से अब पैट्रिक की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जोसेफ किसी काम में बिजी होगा। लेकिन उसी के बिजनेस पार्टनर का उन्हें फोन आया और उसने बताया कि जोसेफ उसका फोन नहीं उठा रहा, तो उनकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। जोसेफ के 4-5 दिन से गायब होने के बाद भी उसके माता पिता और उसका भाई माइकल भी पुलिस को कोई भी रिपोर्ट नहीं देते कि उसका भाई गायब है। उनका सोचना यह था कि जोसेफ कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने बाहर गया होगा, वो 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। वो अक्सर ऐसे ही अपनी फैमिली को लेकर बिना बताए बाहर घूमने के लिए चला जाया करता। लेकिन फिर जोसेफ की माँ सुजैन अपने छोटे बेटे माइकल से फोन पर कहती है कि तुम जाकर वहां पर चेक करो और तुम साथ में जोसेफ के बिजनेस पार्टनर चार्ल्स को अपने साथ ले जाना और वहां पर उसके घर पर जाकर चेक करो कि वहां पर सब ठीक है या नहीं। तो माइकल ऐसा ही करता है, वो अपने साथ चार्ल्स को लेकर जोसेफ के घर पहुंच जाता है। जब वो उसके घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जो 2 कुत्ते थे वो घर के बाहर बंधे हुए थे और उसका घर अंदर से बंद था। उन्होंने ये चीज तो नोटिस की कि उनके घर के बाहर वो कुत्ते बंधे हुए थे जो कि जोसेफ के थे, लेकिन जोसेफ अपने कुत्तों को घर के बाहर ऐसे बांधकर नहीं जाया करता। उनको घर में कुछ भी अजीब सा नहीं लगता, वो बाहर से ही देखकर
वापस अपने घर को चले जाते हैं। फिर ऐसे करके 2 दिन और बीत जाते हैं। फिर 11 फरवरी 2010 आता है। फिर उस दिन जोसेफ की माँ अपने छोटे बेटे माइकल को दोबारा फोन करती है और उसे कहती है कि तुम और चार्ल्स दोबारा से उस घर में जाओ और अब की बार तुम घर के बाहर से नहीं, घर को अंदर से जाकर चेक करो कि उसके अंदर क्या मिलता है। तो फिर माइकल और चार्ल्स उस घर में पहुंचते हैं और उस घर को चारों तरफ से देखते हैं, लेकिन घर को बाहर से बंद किया गया था। उन्हें अंदर जाने की कोई भी जगह नहीं मिलती, लेकिन फिर एक खिड़की उन्हें मिल जाती है। फिर वो खिड़की को खोलकर घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद जो उन्होंने देखा वो देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि घर के अंदर वॉशिंग मशीन में कपड़े डले हुए थे और कुछ कपड़े सुखाने के लिए भी रखे हुए थे और डाइनिंग टेबल पर भी खाना ऐसा का ऐसा रखा हुआ था जैसे कि वो खाने वाले थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वो ये सब चीजें ऐसे बीच में छोड़कर ही चले गए, या तो उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया जो सारा घर ऐसे ही छोड़कर वो चले गए, या फिर कोई उन्हें वहां से उठाकर ले गया है। लेकिन अब तक जोसेफ की फैमिली ने जोसेफ की कोई भी रिपोर्ट पुलिस में नहीं करवाई थी कि वो अभी तक गायब है। लेकिन उस दिन माइकल पुलिस स्टेशन जाता है और वो अपने भाई की गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा देता है। उसके बाद पुलिस जोसेफ के घर पर पहुंचती है। जोसेफ का घर बंद था। पुलिस जोसेफ के घर पर सीधा एंटर नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं था, इसलिए पुलिस उसके घर में जा नहीं सकती थी और सर्च वारंट आने के लिए 4 दिन लगने वाले थे। और पुलिस जब उस घर के बाहर आई तो उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली कि जिससे वो समझ सके कि यहाँ पर कुछ हुआ है। उनका मानना यह था कि ये फैमिली अपनी मर्जी से कहीं घूमने के लिए बाहर गई हुई है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे जो इस घर के अंदर है वो एक क्राइम सीन भी हो सकता है। और उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और इसी के साथ उन्होंने इस केस को होमिसाइड कोर्ट्स को संभाला दिया। उनका ये काम होता है कि अगर कोई फैमिली 10 दिन से गायब है तो वो मान लेते हैं कि उस फैमिली को किसी ने मार दिया, तो सिर्फ वो ये ढूंढते हैं कि वो इंसान जिंदा है या मर गया, और पुलिस साथ में अपनी कार्रवाई करती रहती है। और उधर जोसेफ की मां सुजैन और उसका भाई माइकल पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें घर के अंदर जाने दिया जाए, उन्हें घर की सफाई करनी है, और पुलिस इस बात को मान भी लेती है। लेकिन पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस अभी तक खुद अंदर नहीं गई थी और अंदर कुछ क्राइम सीन भी हो सकता है। पुलिस को अंदर सबूत भी मिल सकते हैं जिसको जोसेफ की मां और उसका भाई मिटा भी सकते हैं। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं सोचती और उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देती है। इसके बाद जोसेफ की मां और उसका भाई माइकल उस घर में एंटर हो जाते हैं और अंदर जाने के बाद जोसेफ की मां और उसका भाई माइकल अंदर जाकर कुछ चीजों को देखने लगते हैं और वहां से जोसेफ का भाई माइकल जोसेफ का लैपटॉप और उसका एसडी कार्ड अपने साथ घर ले जाने के लिए पुलिस से परमिशन मांगता है और पुलिस भी उसे ले जाने की परमिशन दे देती है। और पुलिस ने ये कहा जब हमें सर्च वारंट मिल जाएगा उसके बाद तुम्हें ये चीजें हमें वापस लौटानी होगी। और तब माइकल उन्हें हाँ कह देता है और पुलिस सर्च वारंट आने का इंतजार कर रही थी और साथ साथ में वो अपनी जांच भी कर रही थी। फिर पुलिस की नजर उनके पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और पुलिस 4 तारीख की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उस फुटेज में शाम के 7:47 पर जोसेफ की एसयूवी बाहर जाती हुई दिखाई देती है, जिसे पुलिस मान लेती है कि वो अपनी मर्जी से कहीं बाहर गया था। लेकिन उसके घर वाले इस बात को नहीं मानते, क्योंकि शाम के टाइम पर जोसेफ अपने बच्चों के साथ कहीं भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कहना था कि बच्चों के साथ वो कहीं भी शाम को बाहर नहीं जाया करता। फिर 19 फरवरी को पुलिस को सर्च वारंट मिल जाता है। पुलिस घर के अंदर जाती है और वहां पर जाकर चेक करती है। तब पुलिस को समझ आता है कि घर में सारा सामान ऐसे का ऐसे रखा हुआ है, तो कोई सारा सामान ऐसे छोड़कर एकदम से कहीं बाहर तो नहीं जाने वाला था। और पुलिस को जांच के दौरान मैक्सिको बॉर्डर के पास एक शॉपिंग मॉल के नीचे जोसेफ की एसयूवी कार मिलती है, जिसमें वो 4 फरवरी को घर से निकला था। तो पुलिस ने यह मान लिया था कि जोसेफ की फैमिली मैक्सिको चली गई है, लेकिन उसकी फैमिली ये मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके घर का सारा सामान ऐसे का ऐसा रखा हुआ था और वो एकदम से ऐसे घर छोड़कर क्यों जाएंगे। और उन्होंने तो अभी हाल ही में नया घर बनवाया था और उन्हें अगर यहाँ से जाना ही था तो वो अपने माता पिता को तो बताकर जाते। और पुलिस ने जब जोसेफ के लैपटॉप को चेक किया तो उसमें एक ये चीज सामने आई कि जोसेफ ने गायब होने से 4 दिन पहले ये सर्च किया था कि मैक्सिको में जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वहां पर जाकर कैसी जिंदगी जी जाती है और वहां पर क्या बिजनेस कर सकते हैं। फिर पुलिस उसकी कंपनी में जाती है और उसके बिजनेस पार्टनर चार्ल्स से बात करती है और जो जोसेफ की वेबसाइट को संभालता था यानी कि डैन से भी बात करती है। तब उन दोनों से पुलिस को पता चला कि जोसेफ की कंपनी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही थी, वो दिन रात पैसे कमाने में लगा हुआ था। तब सोचने वाली ये बात थी कि अगर उसकी कंपनी इतना ज्यादा पैसा कमा रही थी तो वो एकदम से ऐसे देश छोड़कर क्यों भाग गया। और पुलिस पूछताछ के दौरान चार्ल्स और डैन का
डीएनए सैंपल भी ले लेती है और ऐसे ही जांच चलती रहती है। और पुलिस 23 फरवरी को मैक्सिको की पुलिस को ये बता देती है कि हमारे यहाँ से एक फैमिली वहां पर आई है, अगर आपको वो कहीं पर भी दिखाई दे तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें। और फिर पुलिस को 5 मार्च को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जो कि मैक्सिको बॉर्डर की थी, और वो सीसीटीवी फुटेज बहुत ही लो क्वालिटी की थी, जिसमें एक फैमिली दिखाई देती है जो कि मैक्सिको बॉर्डर को पार कर रही थी। उसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे जो कि मैक्सिको बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, जिससे पुलिस ये मान लेती है कि वो जोसेफ की फैमिली ही थी जो मैक्सिको बॉर्डर पार करके मैक्सिको चली गई है। और पुलिस को पता चला कि वो सीसीटीवी फुटेज 8 फरवरी की है, यानी कि जोसेफ अपने घर से 4 फरवरी को निकला और 4 दिन वो इधर उधर घूमता रहा। इसके बाद वो 8 फरवरी को मैक्सिको बॉर्डर से मैक्सिको चला गया। अगर उसको मैक्सिको ही जाना था तो वो 4 फरवरी को ही क्यों मैक्सिको नहीं गया। लेकिन जोसेफ की फैमिली इस बात पर विश्वास नहीं करते। उनका मानना था जो उन्होंने सीसीटीवी में जोसेफ की फैमिली देखी है वो जोसेफ की फैमिली नहीं है, और उनका मानना था कि उसकी फैमिली ऐसे बिना बताए एकदम से कहीं नहीं जा सकती। और धीरे धीरे पुलिस ने जांच भी बंद कर दी। और दूसरी तरफ जोसेफ के पिता पैट्रिक अपनी जांच शुरू कर देते हैं, जिसमें उनकी मदद उनका एक दोस्त टीम व्हीलर करता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। उनका काम ये होता है कि वो अगर कोई केस बंद होने को है तो वो उस केस को पुलिस के सामने ला सकते हैं, उनकी आंखों के सामने उस केस को दोबारा ओपन करवा सकते हैं, लेकिन वो किसी मुजरिम को नहीं पकड़ सकते। फिर अगले दिन जोसेफ के पिता पैट्रिक और उनका दोस्त जोसेफ के घर जाते हैं और वहां पर जाकर वो पहले दिन की फुटेज देखते हैं। तब वो सोचते हैं कि पुलिस ने इसको क्राइम सीन क्यों नहीं माना, यहाँ पर जो चीजें ऐसी की ऐसी पड़ी है उनको पुलिस ने क्राइम सीन क्यों नहीं माना, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी ही पड़ी हुई थी, जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े, डाइनिंग टेबल पर खाना। तो ऐसे एकदम से परिवार कहाँ गायब हो गया, वो सारा सामान ऐसे छोड़कर क्यों चला गया। और जोसेफ के पिता और उनका दोस्त भी अपनी जांच जारी रखता है और दूसरी तरफ एफबीआई इस केस को पूरी तरह अपने अंडर में ले लेती है। लेकिन एफबीआई भी इस फैमिली को मैक्सिको में ही ढूंढ रही थी। वो ये नहीं सोच रहे थे कि उस फैमिली के साथ कुछ गलत भी तो हो सकता है, उसे यहीं पर ढूंढा जाए। और ऐसे ही जांच चलती रहती है और एफबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लगता। और ऐसे करते करते साल 2013 आ जाता है। इस घटना के 4 साल बाद एक बाइकर मुहावी डेजर्ट से जा रहा था, तो उसने वहां पर क्या देखा था जो उसने पुलिस को कॉल की और पुलिस ने एफबीआई को बुलाया था। उसने वहां पर एक कंकाल देखा था, जिसके बाद एफबीआई वहां पर आकर जांच शुरू करती है। लेकिन वहां पर एक कंकाल नहीं था, वहां पर 4 कंकाल थे, 2 बड़े कंकाल और 2 छोटे कंकाल। जब उनका डीएनए टेस्ट किया गया तो तब पता चला कि एक कंकाल जोसेफ का था और दूसरा कंकाल उसकी पत्नी समर का था। और जो वो 2 छोटे कंकाल थे वो ऐसा मान लिया गया कि उन्हीं के बच्चे हैं, उनका कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। पुलिस ने ऐसा मान लिया था कि जोसेफ की फैमिली मैक्सिको बॉर्डर करके मैक्सिको भाग गई है। लेकिन अब 4 साल बाद उनका कंकाल मिल गया था। अब पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि जोसेफ की फैमिली को किसने मारा और क्यों। और उन कंकाल के साथ एक हथौड़ा भी पड़ा हुआ था। पुलिस ने ये मान लिया कि इसी हथौड़े से उनका पहले सर फोड़कर उनकी हत्या की गई और उसके बाद उन्हें यहाँ पर लाकर दफना दिया गया। और वैसे मुहावी डेजर्ट में कोई आया जाया नहीं करता। वहां पर पुलिस को जहां से कंकाल मिले थे उसी के पास से एक कार के टायर के निशान भी मिलते हैं। पुलिस ने यह बताया कि वो टायर के निशान भी आज से 3-4 साल पहले के हैं। पुलिस उन टायर के निशानों की फुटेज ले लेती है और उनको ढूंढने लगती है। 3-4 दिन के बाद पुलिस चार्ल्स के पास जाती है जो कि जोसेफ का बिजनेस पार्टनर था। और पुलिस जाकर चार्ल्स के ट्रक को चेक करती है। उसके ट्रक के टायर उस फुटेज से मिल जाते हैं और पुलिस ये मान लेती है कि ये कत्ल इसने ही किया है। अब पुलिस दोबारा से उस एसयूवी कार की जांच करती है। उसके अंदर से भी पुलिस को एक डीएनए मिल जाता है। और जब केस शुरू हुआ था उस टाइम चार्ल्स से पूछताछ के दौरान उसका डीएनए लिया था। अब वो डीएनए जो गाड़ी से डीएनए मिला उसके साथ मैच किया जाता है और वो डीएनए मिल जाता है। अब पुलिस का सीधा ही शक था कि चार्ल्स ने ही जोसेफ की पूरी फैमिली को मारा है। लेकिन एक बात ये भी है कि 4 साल बाद जो एसयूवी से पुलिस को डीएनए मिला है वो 4 साल पहले क्यों नहीं मिला। और इसमें कोई शक करने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि चार्ल्स जोसेफ का बिजनेस पार्टनर था। वो काफी बार उसकी गाड़ी में जाया करता, तो उसके बाल वगैरह तो वहां पर मिल ही सकते हैं। लेकिन पुलिस चार्ल्स को उठा लेती है
और उसकी कॉल डिटेल चेक करती है। तब पुलिस को पता चला कि जोसेफ की फैमिली के गायब होने से 4 दिन पहले चार्ल्स की लोकेशन मोहावी डेजर्ट के पास की थी और आज के टाइम पे चार्ल्स की बहन भी मोहावी डेजर्ट के आसपास रहा करती। इसका मतलब ये था कि चार्ल्स मोहावी डेजर्ट को अच्छे से जानता था। उसको पता था कि वहां पर लोग आया जाया बहुत कम करते हैं और पुलिस चार्ल्स की हिस्ट्री को भी चेक करती है। तब पता चलता है कि आज से 40 साल पहले चार्ल्स पर क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। उसने पहले डकैती भी की हुई है और वो लोगों से उनकी जमीनें भी हड़प लिया करता। इसलिए पुलिस का अब पूरा शक उस पर ही था कि उसने जोसेफ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसको मार दिया। और पुलिस को एक बात ये पता चलती है कि जोसेफ ने चार्ल्स को तकरीबन $40,000 भी दिए थे। जोसेफ चार्ल्स की हमेशा से फाइनेंशियली मदद किया करता। वो उसको काफी पैसे दिया करता क्योंकि चार्ल्स को एक बुरी आदत थी, वो हमेशा जुआ खेलता रहा करता। उसके पैसे खत्म हो जाया करते। वैसे तो वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन चार्ल्स अपना काम ढंग से नहीं किया करता, जिस वजह से उसकी कंप्लेंट जोसेफ के पास आया करती। लेकिन पूछताछ के दौरान चार्ल्स ने बताया कि वो जोसेफ का बुरा क्यों करेगा। जो इंसान उसकी इतनी मदद कर रहा था तो वो उसका बुरा क्यों सोचेगा। इसके बाद पुलिस चार्ल्स को अदालत में पेश करती है और अदालत में केस चलता रहता है। केस ज्यादा लंबा खींच जाता है और साल 2019 आ जाता है और अदालत में चार्ल्स को जोसेफ की फैमिली को मारने के जुर्म में उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। We, the jury, find the defendant guilty of the offense of murder in the first degree. The McStay family has been waiting for this day for almost a decade. The man convicted of killing a California family learns his fate. His sentencing comes nearly a decade after their... लेकिन चार्ल्स आज भी जिंदा है और वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन उसने आज तक ये कबूल नहीं किया कि उसने ही जोसेफ को मारा है। उसका कहना है कि ये उसके खिलाफ कोई साजिश है जिसमें उसे फंसाया जा रहा है। I did not do this thing. I know you do not believe this. तो आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में दे कि चार्ल्स बेगुनाह है या फिर उसने ही जोसेफ की फैमिली को मारा है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।